वेलकम बैक टू माय चैनल शत्रुबोध का एपिसोड 63। ठीक है। आज तारीख है 28 दिसंबर। साल खत्म होने वाला है। आज बात करेंगे आर्टिकल 370 के बारे में और इसके इंटेंशंस के बारे में। ठीक है। देखिए, कानून जो है वो हमेशा बदले जा सकते हैं। देश की बाउंड्रीज हमेशा बदली जा सकती हैं। तभी भारत छोटा होता चला जा रहा है। पाकिस्तान कोशिश करता है कि वो बड़ा हो जाए ना। अमेरिका ने धीरे धीरे मेक्सिको कब्जा लिया, पूरा किनारे किनारे कब्जा लिया। ठीक है। तो ये कहना कि ये कानून है, ये सिर्फ बेवकूफी की बात है। कानून हमेशा बनाए और बिगाड़े जाते हैं शक्तिशाली देशों के द्वारा। अभी छोटी सी बात बताता हूँ। इंटरनेशनल एक कोर्ट है हेग में। ठीक है। वहां पे जो है एक फैसला आया कि जो चाइना कह रहा है कि साउथ चाइना सी उसका है, 9 डैश लाइन्स करके वो कुछ क्लेम करता है वहां पे, तो उसने कह दिया कि नहीं, चाइना गलत कह रहा है और ये इलाका जो है वो फिलीपींस का है, वो वियतनाम का है, वो इनका है, वो उनका है करके। चाइना ने कहा घुसो, तुम बहुत दूर हो यहाँ से, तुमको यहाँ की कोई तमीज नहीं है और तुम लोग जो है हमारे ज्योग्राफी में जो है कोई निर्णय नहीं दे सकते। मतलब सिरे से खारिज कर दिया, क्या घुसो, कुछ नहीं। मेरे पास तुम बड़ी लाठी रखी है घर में, अगर यहाँ तक आओगे तो तुमको लाठी से मारेंगे और भगा देंगे। ये हालत है यूएन की, इंटरनेशनल कोर्ट की और अमेरिका की। बस आपके पास चाइना जैसी पीठ होनी चाहिए, चाइना जैसे बाजू होने चाहिए, चाइना जैसी जेब में गर्मी होनी चाहिए, तो आप सारे नियम जो हैं अपने हिसाब से बना और बिगाड़ सकते हो। ठीक है। अब वापस आते हैं 370 पे। ठीक है। कुछ चीजें पढ़ दें पहले, थोड़ा सा ना थोड़ा आसान हो जाए कि कैसे, मतलब आर्टिकल 370 को किसने लिखा है। पहले तो यही ढूंढना पड़ेगा कि वो कौन सा देशभक्त था जिसने इस चीज को लिखा है। ठीक है। 370 ऑटोनॉमी देता है कश्मीर को, स्पेशल स्टेटस देता है कश्मीर को। परमिट सिस्टम चलता था और वो बहुत दिन तक चला है। मेरे को याद नहीं सही से कब खत्म हुआ है, बट परमिट सिस्टम चलता था। मतलब आपको एक लिखित आदेश चाहिए होता था कि हम जो है जम्मू कश्मीर जा सकते हैं, भारत के बाकी नागरिक। ठीक है। इट्स लाइक अ वीजा समथिंग। जम्मू कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, और जब वो पारित करती थी तब भारत देश यानी दिल्ली का बनाया हुआ कोई कानून जो है वो जम्मू कश्मीर में लागू होता था। ये सुने जाइए, अभी इंपॉर्टेंट पे आएंगे। सुप्रीम कोर्ट की कोई ताकत नहीं थी जम्मू कश्मीर में। ड्यूअल सिटीजनशिप थी जम्मू कश्मीर के पास। डुअल सिटीजनशिप थी जिसमें एक आदमी जम्मू कश्मीर का भी नागरिक था और एक आदमी भारत देश का भी नागरिक था। ठीक है। और मजेदार, अगर एक लड़की जम्मू कश्मीर की वो कश्मीर से बाहर शादी कर ले, ठीक है, तो उसकी नागरिकता चली जाएगी। लेकिन अगर एक आदमी जम्मू कश्मीर का वो कश्मीर से बाहर शादी कर ले तो उसकी नागरिकता नहीं जाएगी, उसकी नागरिकता बनी रहेगी। यानी कि आप आराम से 4 शादी कर लीजिए, उससे 16 बच्चे पैदा कर लीजिए और डेमोग्राफी आराम से बदल लीजिए। लेकिन अगर एक लड़की बाहर के किसी हिंदू से शादी करना चाहती है, सिख से शादी करना चाहती है, तो उसकी तुरंत नागरिकता चली जाएगी। देखिए, किसने ये लिखा है, पहले तो यही सवाल है, किसने इसको अप्रूव किया। ठीक है। और कौन इसका विरोध कर रहे थे, शुरुआत से विरोध कर रहे थे कि इन्होंने जान दी आर्टिकल 370 के चक्कर में। ठीक है। और मजेदार, अगर वो पाकिस्तानी किसी नेशनल से शादी कर लेती है लड़की, तो उसकी सिटीजनशिप नहीं जाएगी। ठीक है। ये आर्टिकल 370 है। ठीक है। बाहर के लोग, दिल्ली के, लखनऊ के, बेंगलोर के लोग जो हैं वो कश्मीर में जगह नहीं खरीद सकते। ठीक है। और जो 370 को हटाया नहीं आ सकता है जब तक वहां की स्टेट असेंबली ना हटा दे। ठीक है। स्टेट लैंग्वेज उर्दू है। जम्मू कश्मीर की स्टेट लैंग्वेज उर्दू है, पाकिस्तान की भी स्टेट लैंग्वेज उर्दू है। बट मजेदार बात यह है, ना पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस उर्दू बोलते हैं और ना ही जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस उर्दू बोलते हैं। वहाँ की लोकल भाषा कश्मीरी है, एकदम अलग सी भाषा वहाँ के लोग बोलते हैं, ताकि वो लोग बाहर के लोगों को आइडेंटिफाई कर सकें तुरंत। ठीक है।
टेम्परेरी प्रोविजन है। हाँ, जब पूछा गया भाई सब क्या लेकर आए हो, तो कह रहे हैं टेम्परेरी प्रोविजन है, कल को हटा देंगे। ठीक, और पारित हो गया। मजेदार बात यह है, इस समय तक सरदार पटेल की हत्या हो चुकी थी, वो खत्म हो चुके थे, इसलिए वो उस चीज का विरोध भी नहीं कर सकते थे, पर नेहरू जिंदा थे। अब देखिए क्या होगा इसका निर्णय, देखिए शुरुआत से ही पता था उन लोगों को, जो ये लोग उसको लागू कर रहे थे। बट इतना बड़ा देश था, नया नया देश बना था, हो सकता है किसी ने ना ध्यान दिया हो, कोई ना समझ पाया हो। पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ये बात पसंद थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो पहले आदमी थे जिन्होंने बिना परमिट के जम्मू कश्मीर में एंट्री ली, और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा, जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा वह मारे गए। और एक पुल था जिस पर से वो जब वो जाने लगे तो उन्होंने अटल जी को वापस भेज दिया कि तुम वापस चले जाओ, मैं तो वापस नहीं आऊंगा, लेकिन तुम वापस चले जाओ, ये जो घटना हो रही है सबको बताना कि मैं कहाँ गया, क्यों गया, और क्या मेरे साथ हुआ। ठीक है, तो वो वहां मारे गए। और संघ वाले, मैं भी संघ में हूँ, ऐसी की तैसी सब। हाँ, मैं संघ से जुड़ा हुआ हूँ, मैं जाता नहीं हूँ रेगुलरली, लेकिन हाँ, मैं उनकी आइडियोलॉजी को फुल टू सपोर्ट करता हूँ। तो संघ वाले एक नारा लगाते हैं, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। यानी कि जो पार्ट कश्मीर का चाइना के पास है वो भी हमारा है, जो पाकिस्तान के पास है वो भी हमारा है। एकमात्र एसोसिएशन है पूरे भारत में जो ये बात कहती है कि जो पार्ट चाइना के पास है वो भी हमारा है, जो पार्ट पाकिस्तान के पास है वो भी हमारा है। ठीक है, अब देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्यों जान दी अपनी, क्यों उनको पता था कि शेख अब्दुल्ला की सरकार उनकी जान ले लेगी, क्योंकि इन लोगों ने ये गोटियां बैठाई ही इस तरीके से। अब जैसे देखिए कैसे पॉपुलेशन चेंज करनी है उस पूरे जम्मू कश्मीर क्षेत्र की, कैसे उसको हमेशा लड़ाई में बैठाए रखना है। देखिए जवाहरलाल नेहरू को जब तक हम लोग, देखिए आज तक जवाहरलाल नेहरू की लाइफ पे कोई पिक्चर नहीं बनी है, कितना टाइम हो गया। सरदार पटेल पे भी एक दो पिक्चरें बनी है, पर जवाहरलाल नेहरू के टाइमलाइन पे कोई पिक्चर नहीं बनी है। मुलायम सिंह यादव के टाइमलाइन पे कोई पिक्चर नहीं बनी है ना। अटल जी पे भी सही बात है, अटल जी पे बहुत बाद में बनी, लेकिन इन लोगों पे पिक्चर क्यों नहीं बनी, क्योंकि इनका इतिहास वैसा है ना। और राजीव गांधी पे भी अगर बनी है तो उस पर अच्छे से नहीं बनाई गई है, संजय गांधी पे भी अच्छे से नहीं बनाई गई है। हम लोग को अपने नेताओं को बारे में जानने की जरूरत है। ठीक है, तो पंडित नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू को पहले से पता था कि इसका क्या रिजल्ट होने वाला है। जम्मू कश्मीर में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, जो बेचारे गरीब रहेंगे उनको अलग से कन्वर्ट किया जाएगा, बाहर से लड़कियां लाई जाएंगी ताकि वहां की पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सके, बहुएं लाई जाएंगी जहां से वहां की पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सके। और दामाद नहीं लाए जाएंगे क्योंकि फिर बदल जाएगा मामला ना, पॉपुलेशन बदल सकती है और चीजें बदल सकती हैं। एक बाहर का आदमी वहाँ प्रॉपर्टी नहीं ले सकता है, तो धीरे धीरे वहाँ का जो कल्चर है वो वैसा ही बना रहेगा। ये सब में लड़ाई तब तक नहीं हुई थी, मतलब रियल वायलेंस तब तक नहीं हुई थी जब तक जो है अफगानिस्तान लड़ाई नहीं हारा था। ठीक, अफगानिस्तान में जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे उन्हीं को यूज किया गया, मेनली आईएसआई को यूज किया गया जम्मू कश्मीर में लड़ाई करने के लिए और गोली मार के लोगों को वहां से हटाने के लिए। तब तक मतलब कन्वर्जन्स चल रहे थे, पॉपुलेशन जिहाद चल रहा था, ये सब चल रहा था अंडर द रैप्स। बट गोली चली है 1990 में, ठीक है, 1988 में जहां तक, और उसी साल हारा भी है रसिया। ठीक है, तो जाने दीजिए कि 1990 में क्या हुआ, कश्मीरी का एक्सोडस हुआ, कश्मीरी हिंदुओं का एक्सोडस हुआ। इससे पहले क्या हुआ है, किस तरीके से इन लोगों ने एक तरफा नियम लगा के, जवाहरलाल नेहरू ने एक तरफा नियम लगा के जम्मू कश्मीर की ऐसी तैसी करी। क्यों लोग चाहते हैं कि कश्मीर भारत से अलग हो जाए। अब हम लोग को वापस जाना पड़ेगा ब्रिटिशर्स के पास। आज की डेट में अमेरिका बहादुर सब देखता है, लेकिन पहले ब्रिटिशर्स ने ही किया है।
ब्रिटिशर्स ने ऐसा विभाजन किया है हर जगह जहाँ पे हमेशा लड़ाई बनी रहे। मणिपुर में बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो जो मणिपुर में रहती है वही आपकी म्यांमार में रहती है, तो वो एक कनेक्ट बना हुआ है। उनको लगता है कि हम म्यांमार ले लें, म्यांमार वालों को लगता है मणिपुर ले लें, लड़ाई लड़ाई चल रही है। इसी तरीके से इन लोगों ने कश्मीर को भी लड़ाई में झोंक के लोग चले गए और उसके बाद अमेरिका ने लगातार उसमें जो है आग लगाई है। ये लोग चाहते थे कि वहां की पॉपुलेशन बदल जाए, इसीलिए पॉपुलेशन बदल गई। आप देखिए 2019 में जब हमला हुआ है पहलगाम वाला, या कौन सा हुआ था वो बस वाला जो अटैक, उससे पहले रोहिंग्या पॉपुलेशन भी कश्मीर में रहती थी। मतलब बांग्लादेश से चल के रोहिंग्या को बांग्लादेश में डर लग रहा था, पश्चिम बंगाल में डर लग रहा था, वो सीधे जाके कश्मीर में जाके रहे जहां इतना वायलेंस हो रहा है। कैसे? क्योंकि उनको पॉपुलेशन चेंज करनी थी। प्लेबिसाइड करेंगे तो पॉपुलेशन ही तो वोट देगी। इसी तरीके से इसको प्लान किया गया है सालों साल। ये मूवी आने से आर्टिकल 370, उसके पहले अमित शाह के हटाने से आर्टिकल 370, ये प्रॉब्लम वहां से नहीं शुरू हुई है। ये प्रॉब्लम बनाई गई है जैसे एक आदमी दांव लगाता है उस तरीके से, ताकि भारत में रक्त बहता रहे। हम लोग को ये देखना है कि इसमें कौन से नेता शामिल थे, कौन से बाहर के देश शामिल थे और क्यों शामिल थे। ये सवाल पूछना है कि क्यों एक लड़की का वो चला जाएगा अगर वो जम्मू कश्मीर से बाहर शादी करेगी तो, और लड़के का नहीं जाएगा। अगर वो एक दिल्ली की लड़की से शादी कर लेता है और 4 बच्चे पैदा कर लेता है, वो 4 के 4 भी जो हैं जम्मू कश्मीर के नागरिक रहेंगे। पर अगर वो लड़की दिल्ली के लड़के से शादी कर लेती है और उसको एक लड़का भी होता है, तो भी उसको कश्मीर की नागरिकता नहीं मिलेगी, वहां का डोमिसाइल स्टेटस नहीं मिलेगा। चुन चुन के वहां से हिंदुओं को कम करना, हटाना इनकी एक साजिश का पार्ट है। अब जब भारत से बांग्लादेशियों को हटाया जा रहा है तो इनको दिक्कत हो रही है। ये लोग यही चाहते हैं कि पूरा बांग्लादेश आके भारत में बस जाए, डेमोग्राफी बदल जाए, इलेक्शंस हाईजैक हो जाए और फिर भारत में रक्त बहना शुरू हो जाए। इसीलिए SIR जरूरी है, जितना आर्टिकल 370 का रिमूवल जरूरी था। 20-20 साल तक भी जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जा सकती जब तक वहां के डेमोग्राफी नहीं बदली जाएगी। वहां पे रक्त बहता रहेगा, टूरिस्ट मरते रहेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट को गोली लगती रहेगी और लोग ताली बजाते रहेंगे। इसमें बाहर के देश कौन से देश शामिल हैं, इस पे ध्यान दीजिए। पहले कौन शामिल थे और अभी कौन शामिल है। पहले ब्रिटेन शामिल था, इस समय अमेरिका शामिल है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।